हेलो बच्चों, भाषा नहीं बनती बल्कि उसे अपनाने में प्रमुख भाषाएं कौन कौन? जो हमारी भाषा है, आधुनिक भाषा, वो है लहंगा। मुख्य रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, ठीक है, पढ़ रहे हैं। बाद में आर्य भाषा का विकास का रेखा नहीं रहती है, ठीक है। गुजराती की अपनी अलग लिपि। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। बच्चों, मेरा नाम अखिलेश है और मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। बच्चों, इससे पहले जो हमारी कक्षाएं थी उसमें हमने देखा था मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं, जो हमारा अभी टॉपिक चल रहा है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम भारतीय आर्य भाषाएं पढ़ रहे हैं, बाद में आर्य भाषाएं का विकास क्रम क्या कहता है उसको हम देख रहे थे, ठीक है। तो अभी जो हमारा टॉपिक है ये हमारा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने इससे पिछली कक्षा नहीं देखी है तो उसको एक बार देख लीजिए, ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सको, ठीक है। अगर आपको कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या बता सकते हैं, उसका समाधान जल्द किया जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं, जिसका समय 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है, ठीक है। कोई भी भाषा जब जन्म लेती है, कोई बच्चा होता है, जब वो जन्म लेता है तो जन्म के तुरंत बाद ही वो बोलना शुरू नहीं करता है, समय लगता है चीज़ों में, ठीक है। धीरे धीरे माहौल में आता है, समाज में रहता है, उसके बाद बोलना सीखता है, किस प्रकार उसको कहाँ पर रिएक्ट करना है सीखता है। धीरे धीरे वो क्या बनता है, एक सामाजिक व्यक्ति बनता है। उसी तरह जो एक भाषा शुरुआत में होती है, क्योंकि भाषा एक नवजात शिशु की तरह रहती है। धीरे 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 उसमें नए नए शब्द, जिस तरह हम नए नए बच्चे में नए नए गुण देते हैं, नई नई भावनाएं देते हैं, नए नए सीख देते हैं, उसी प्रकार भाषा में नए नए शब्द मिलते हैं, ठीक है। उससे क्या होती है, वो अपना वयस्क रूप धारण करती है और समाज में चलने फिरने के लिए, समाज में रहने के लिए काबिल बनती है। तो उसी तरह क्या होता है, जब हमारे आधुनिक भारतीय हमारी भाषाएं थी जो 1000 ईस्वी से अब तक इनको मानते थे, तो क्या हुआ, 1000 ईस्वी में इसका जन्म तो हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इसमें नए नए शब्द जुड़ते रहते हैं, तुरंत लोग इसको अपनाते नहीं, साहित्य की भाषा नहीं बनती है। तो इसी प्रक्रिया में कम 100 से 150 साल का समय लग जाता है, और उसके बाद हमारी जो भाषा है वो क्या बनती है, साहित्यिक भाषा बनती है, ठीक है। तो इसी को हम देखेंगे। इस पर लिखा है लगभग 1000 ईस्वी के आसपास अपभ्रंश भाषा के विभिन्न रूपों से इन आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जन्म हुआ, ठीक है। आधुनिक आर्य भाषाओं का क्या हुआ, जन्म हुआ। साहित्य की शुरुआत का कैसे हुई? हालांकि इस भाषाओं का जन्म 1000 ईस्वी के आसपास हो चुका था, लेकिन इनमें साहित्यिक रचनाएं लगभग 1100 ईस्वी या उसके बाद शुरू हुई। कोई भी भाषा जन्म लेते ही साहित्य की भाषा नहीं बनती, बल्कि उसे अपनाने में 100 या 150 वर्ष का समय लग जाता है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तुरंत कोई भी चीज़ हमारी, हम किसी भी चीज़ को तुरंत नहीं अपनाते हैं, उसको समय लगता है। जब हमारे अकॉर्डिंग वो चीज़ें हो जाती है तो उसके बाद ही हम उसको अपना पाते हैं, ठीक है। भाषाएं, प्रमुख भाषाएं और उनका संक्षिप्त विवरण, ठीक है। प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी, आधुनिक भाषाएं, और उनका विवरण हम यहाँ पे देंगे। सबसे पहले जो हमारी भाषा आती है सिंधी, ठीक है। सिंधी यो सिंधु शब्द से बनी है, ठीक है। यो मूल शब्द था, क्या था, सिंधु था, उससे रूप परिवर्तन करके क्या बना है, सिंधी बना था। सिंधु नदी के कारण ही सिंध प्रदेश कहलाया और वहाँ की भाषा सिंधी कहलाई। देखो, सिंधु प्रदेश के कारण क्या कहलाया गया, उसके जो आसपास बोले जाने वाली भाषा थी उसे सिंधी कहा गया, सिंधी कहा गया, ठीक है। सिंधी और इसका विकास ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। सिंधी और उसका विकास अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलोगे, ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। इसका क्षेत्र, इसके अधिकांश बोलने वाले कहाँ के हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के हैं, और कुछ भारत में कुछ कहाँ कहाँ बोली जाती है, मुंबई हो गया, अजमेर हो गया, दिल्ली, ठीक है। लेकिन मुख्य जो इसका क्षेत्र है जहाँ बोली जाती है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत है, वहाँ यह अधिक बोली जाती है, ठीक है। सिंधी बोलने वाले मुख्यतः मुसलमान रहे हैं, ठीक है। सिंधी बोलने वाले मुख्यतः मुसलमान रहे हैं। इसी कारण इस पर अरबी फारसी का अधिक प्रभाव है। इस कारण इस पर क्या है, अरबी और फारसी का अधिक प्रभाव है। फिर भी इसमें संस्कृत के शब्द, जो इसमें फिर भी इसमें संस्कृत के शब्द कितने हैं, लगभग 75% इसमें संस्कृत के शब्द पाए जाते हैं, ठीक है। इसकी मुख्य लिपि फारसी है, लेकिन कुछ लोग देवनागरी का भी प्रयोग करते हैं। इसकी जो मुख्य लिपि है वो फारसी है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इस पर देवनागरी का भी प्रभाव है, ठीक है। अगली जो हमारी भाषा है, आधुनिक भाषा, वो है लहंदा। लहंदा, लहंदा का शाब्दिक अर्थ है पश्चिमी। लहंदा का शाब्दिक अर्थ क्या बताया गया है, पश्चिमी। अगर कहीं पर सवाल बनता है आपके पास लहंदा का शाब्दिक अर्थ, उसमें बहुत सारे आपके ऑप्शन देंगे, तो आपको ध्यान रखना है लहंदा का शाब्दिक अर्थ है पश्चिमी। यह मुख्य रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बोली जाती है। इसका विकास के अपभ्रंश से हुआ है। यह मुख्य रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बोली जाती है और इसका विकास के अपभ्रंश से हुआ है। उसके बाद अगली हमारी भाषा है वो है पंजाबी, ठीक है। पंजाब फारसी का शब्द है। पंजाब कहाँ का शब्द है, फारसी का शब्द है, जिसका अर्थ होता है 5 नदियों का देश। 5 नदियों का देश किसे कहा जाता है, पंजाब को कहा जाता है। यह मुख्य रूप से पंजाब में बोली जाती है। इसकी जो लिपि है, ठीक है,
ठीक है, इसकी लिपि है। इसका विकास टक अपभ्रंश से हुआ माना जाता है और इस पर शोरसेनी अपभ्रंश का भी प्रभाव है। इसकी पुरानी लिपि जो थी वो लंडा थी, ठीक है, जिसमें बाद में सुधार करके गुरु आनंद देव जो कि क्या थे, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे, इन्होंने क्या किया, गुरुमुखी लिपि अपनाई। ठीक है, गुरु आनंद देव कौन थे, सिखों के दूसरे गुरु थे। इन्होंने क्या किया, गुरुमुखी लिपि का विकास किया। अगर आपसे सवाल बनता है कि गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है गुरु आनंद देव जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे। ठीक है, अगली हमारी भाषा आता है जो थी हिंदी। हिंदी सब मूल रूप से हिंद, संस्कृत हिंद, सिंधु, यहाँ पे प्राकृत में फारसी होगा, फारसी हिंदू शब्द या हिंद से बना है। ठीक है, यहाँ पे प्राकृत की जगह क्या होगा, फारसी होगा। उपभाषाएं, हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं आती है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको 17 बोलियाँ, कहीं कहीं पे आपको 18 बोलियाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हिंदी के अंदर आप मान सकते हैं 5 उपभाषाएं और 17 बोलियाँ या 18 बोलियाँ आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, परीक्षा में 17-18 में से जो भी आपको दिखे, मुख्य तो 17 ही माना जाता है, उसको आप क्लिक कर सकते हो। ठीक है, पहली जो हमारी हिंदी की 5 उपभाषाएं वो कौन कौन सी है, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी, बिहारी। ठीक है, तो सर्वप्रथम हमारी पश्चिमी हिंदी है, उसके अंदर जो बोलियाँ आती है, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रज, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, हरियाणवी को बांगरू भी कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगली जो हमारी है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंदर हमारी 3 आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, उसके बाद जो हमारी राजस्थानी हिंदी है, उसके अंदर आती है हमारे उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी, पूर्वी राजधानी राजस्थानी और पश्चिमी राजस्थानी। उसके बाद जो हमारा चौथा है पहाड़ी हिंदी, इसको भी 2 भागों में बांटा जाता है, पश्चिमी पहाड़ी व मध्यवर्ती पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा लास्ट आता है उपभाषाएं आती है, वो है हमारी बिहारी। इसके अंदर भी 3 बोलियां आती हैं हमारी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी हिंदी का विकास, जो हमारी पश्चिमी हिंदी है उसका विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ तथा राजस्थानी का विकास उपनागर अपभ्रंश से हुआ है। लेकिन आप कहीं कहीं पे क्या देखते हो, उसका आगे चलो क्या कहते हैं, राजस्थानी हिंदी का विकास भी शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। ठीक है, आगे जो हमारी अगली भाषा है वो है हमारी गुजराती। इसका संबंध किससे था, गुज्जर जाति से था और शौरसेनी अपभ्रंश से इसका क्या होता है, विकास हुआ था। इसकी अपनी जो लिपि है वो है, इसकी अपनी जो लिपि है, ठीक है, इसकी अपनी लिपि है। ठीक है, आपने देखा हो कहीं पर जो गुजराती लोग लिखते हैं उसके ऊपर सिरोरेखा नहीं रहती है। ठीक है, तो गुजराती की अपनी अलग लिपि है जिसके ऊपर क्या होती है, सिरोरेखा नहीं लगती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा जो अन्य अगली भाषा है वो है हमारी मराठी। यह महाराष्ट्र शब्द से विकसित हुई है। इसका विकास महाराष्ट्री अपभ्रंश से हुआ है। इसकी लिपि देवनागरी है। कुछ लोग मोड़ी लिपि में भी इसका प्रयोग मानते हैं। मराठी साहित्य बहुत संपन्न है। कुछ लोग क्या मानते हैं, देखो, इसका विकास महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुआ है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि इसकी जो लिपि है वो क्या है, मोड़ी लिपि है। ठीक है, लेकिन जबकि इसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी लिपि है। आगे बढ़ेंगे। बंगाली, यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से बोली जाती है। यह पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से बोली जाती है। इसका संबंध मागधी अपभ्रंश से है। ठीक है, जिसे गौड़ी अपभ्रंश भी कहा जाता है। मागधी अपभ्रंश जिसे क्या बोला जाता है, गौड़ी अपभ्रंश भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी अपनी लिपि है। इसकी क्या है, अपनी लिपि है। इसका साहित्य बहुत संपन्न है। ठीक है, बंगाली भाषा में आपको बहुत समृद्ध साहित्य आपको देखने को मिलता है। अगली जो हमारी भाषा है वो है हमारे असमिया। यह असम की भाषा है जिसका विकास मागधी अपभ्रंश के उत्तर पूर्वी रूप से हुआ है। इस पर प्राचीन बंगाल का काफ़ी प्रभाव है और इसकी लिपि बंगाली से मिलती जुलती है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अगली हमारी जो भाषा आती है वो आती है उड़िया। इसका उद्भव माना जाता है ओड़ शब्द से माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कहीं पे ओड़ शब्द से किस भाषा की उत्पत्ति मानी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है उड़िया। ठीक है, इसका विकास किससे हुआ, मागधी अपभ्रंश के दक्षिणी पूर्वी रूप से इसका विकास होता है किसका, उड़िया का। ठीक है, यह बंगाली से मिलती जुलती है, परंतु इसकी लिपि ब्राह्मी की उत्तरी शैली से विकसित और तेलुगु लिपि से प्रभावित है, किसकी, उड़िया की। ठीक है, इसके बाद जो हमारे यहाँ पे हमारी जो मुख्य भाषाएं थी हमारी यहाँ तक हो जाती है। अन्य भाषाएं और कौन कौन मानी जाती है, नेपाली मानी जाती है। इसका संबंध पहाड़ी के पूर्वी पहाड़ी रूप से है और इसका मुख्य क्षेत्र नेपाल है। नेपाली है अगर तो नेपाल में ही मुख्य रूप से बोली जाएगी। ठीक है, आगे हमारी आती है सिंही और जिप्सी। सिंही और जिप्सी भी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में आती है, परंतु
भारत में मुख्य रूप से ना होने के कारण इन्हें विस्तार से नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, भारत में ये नहीं बोली जाती है, भारत में इनका सूत्र नहीं है, भारत में ये नहीं है, तो इसीलिए क्या है, इनको विस्तार से नहीं दर्शाया गया है। ठीक है, अगली हमारी आती है खानदेशी और भीली। खानदेशी और भीली को भी अब अलग भाषाएं ना मानकर बोलियों के रूप में देखा जाता है। खानदेशी और भीली पहले अलग भाषाएं के रूप में मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में या आज के समय में इन्हें अलग भाषा के रूप में ना मानकर इन्हें बोली के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण। अब हमारे यहाँ तक आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं होगी। अब इनका वर्गीकरण किन किन विद्वानों ने किस प्रकार किया है, इसको हम यहाँ से देखने वाले हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं जैसे गुजराती, हिंदी, मराठी, बंगला, पंजाबी आदि को अलग अलग विद्वानों ने इसके इतिहास, ध्वनि, व्याकरण और शब्द समूह के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा है। ठीक है, आधार क्या लिया है, आधार लिया ध्वनि, व्याकरण और शब्द समूह के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा है। ठीक है, प्रमुख विद्वान इनमें कौन कौन से होते हैं? इस वर्गीकरण में हार्नले, ग्रियर्सन, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और सीताराम चतुर्वेदी ने विचार प्रमुख रूप से शामिल है। इन सबके विचार प्रमुख रूप से शामिल है। सबसे पहला जो नाम आता है वो हमारे सामने आता है हार्नले का वर्गीकरण या हार्नले का सिद्धांत। ठीक है, इनका पहला जो वर्गीकरण था, हार्नले ने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं को चार भागों में, चार वर्गों में बांटा है। पहला इन्होंने कहा, किस प्रकार इन्होंने किया? पूर्वी गौड़ीय, पश्चिमी गौड़ीय, उत्तरी गौड़ीय और दक्षिणी गौड़ीय। ठीक है, पूर्वी गौड़ीय में इन्होंने क्या कहा? पूर्वी गौड़ीय में इन्होंने किसको रखा? पूर्वी हिंदी को रखा। ठीक है, जिसमें इन्होंने रखा बंगला, असमिया और उड़िया को। पश्चिमी गौड़ीय में इन्होंने किसको रखा? पश्चिमी हिंदी, जिसमें इन्होंने राजस्थानी सहित राजस्थानी को भी किसमें रखा है? पश्चिमी गौड़ीय में रखा है। प्लस अन्य कौन कौन सी भाषा इन्होंने रखी है? गुजराती, सिंधी और पंजाबी। अगला इन्होंने उत्तरी गौड़ीय में कौन रखे? गढ़वाली, नेपाली और अन्य पहाड़ी भाषाएं। ठीक है, अन्य पहाड़ी भाषा में आगे कौन कौन सी आ जाएगी? जो आपकी हिमाचल में प्रदेश में बोली जाती है, वो भी आपकी उत्तरी गौड़ीय में आएगी। दक्षिणी गौड़ीय में उन्होंने किसको रखा है? मराठी को रखा है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। आर्यों के आगमन सिद्धांत, हमने इसे पिछली जो कक्षा पढ़ी थी, जब हमने देखा था आर्य किस प्रकार भारत में आए थे, उस समय हमने देखा था हार्नेले का मानना था कि भारत में आर्य 2 बार में आए थे। हार्नेले का मानना क्या था कि भारत में आर्य 1 बार में नहीं आए थे, 2 बार में आए थे। ठीक है, पहले आने वाले आर्य पंजाब, जो हमारा आधुनिक पंजाब है, वहाँ बस गए थे। बाद में आने वाले जो आर्य थे, उन्होंने क्या किया, जो पहले आए हुए आर्य थे उनको वहाँ से हटा दिया। उनको वहाँ से हटा के क्या कर लिया? उनको जो भारी भारी क्षेत्र थे वहाँ भेज दिया। ठीक है, और बाद में आने वाले आर्य खुद क्या हो गए? मध्य देश से बस किए। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होता है, जो बाद में आने वाले आर्य थे वो भीतरी आर्य कहलाए। क्यों? वो हमारे बीच में रह रहे थे, भीतर रह रहे थे, उनको भीतरी आर्य कहलाए। और जो पहले आए थे वो भारी आर्य कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि भारी भारी क्षेत्रों में रह रहे थे, इसलिए वो भारी आर्य कहलाए। ठीक है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, इसका जो मैंने आपको संक्षिप्त विवरण दिया वो यही है। ठीक है, लेकिन आगे होता है, होता क्या है, जॉर्ज ग्रियर्सन जो हमारे अगले जो वर्गीकरण है करते हैं, वो इस बात को मानते हैं। वो भी इन सिद्धांत को, हार्नेले के इस सिद्धांत को मानते हैं और इसी के आधार पर क्या करते हैं, अपना वर्गीकरण देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन का वर्गीकरण और उनकी आलोचना। ग्रियर्सन ने हार्नेले के भीतरी और बाहरी सिद्धांत को आधार बनाकर अपना वर्गीकरण दिया, जिसे बाद में बदल भी दिया। उन्होंने ध्वनियों, व्याकरण और शब्दों के आधार पर इसकी तुलना की। ठीक है, ग्रियर्सन के वर्गीकरण की कमियां क्या क्या थी? ये आलोचना का मतलब सिर्फ कमियां निकालना नहीं है, उसके गुण दोष सब बताना होता है। ठीक है, उसका विस्तृत विवेचन करना ही आलोचना कहलाएगा। ठीक है, ग्रियर्सन का दावा था कि कुछ खास दुनिया, जैसे रॉ का लॉ होना या दो का डॉ होना या प्रत्यय का प्रयोग, केवल भारी या भीतरी भाषाओं की विशेषता है, यह पूरी तरह सही साबित नहीं होती। ग्रियर्सन का मानना क्या था कि रॉ का लॉ हो जाना, दो का डॉ हो जाना या प्रत्यय का प्रयोग, सिर्फ यही क्या हो रहा था, इनमें इन्होंने माना कि यही इसका क्या विशेषता थी। लेकिन नहीं, अन्य भाषाएं हमारी जैसे ब्रजभाषा वगैरह है, इनमें भी ये परिवर्तन होते हैं। रॉ का लॉ वहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा नहीं, सिर्फ यहीं पे इनका परिवर्तन होता है, लेकिन नहीं, यह कहीं ना कहीं साबित नहीं होता है। हिंदी और अन्य भीतरी भाषाओं में भी विशेषताएं पाई गई है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कहा, लिखा भी गया है, हिंदी और अन्य भीतरी जो भाषाएं हैं उनमें भी विशेषताएं पाई गई है। ठीक है, जिन्हें ग्रियर्सन ने केवल बाहरी भाषाओं की ही मानते थे, वो सिर्फ यहाँ से हम सीमित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अन्य भाषाओं में भी यह परिवर्तन देखे गए हैं। ठीक है, इसलिए ग्रियर्सन का यह जो हमारा वर्गीकरण यह सिद्ध साबित नहीं होता है। ठीक है, अगला नाम जो आता है वो आता है डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का वर्गीकरण। इन विद्वानों ने भाषाओं को भौगोलिक स्थिति, दिशाओं के आधार पर 5 मुख्य वर्गों में बांटा है। इन्होंने किस आधार पर बांटा है? भौगोलिक स्थिति या दिशाओं के आधार पर इन्होंने बांटा है। ठीक है, सबसे पहले दिशा इन्होंने माना उदीची। उदीची का मतलब उत्तर। मैंने आपको पहले बताया उदीची शब्द का मतलब होता है उत्तर दिशा की ओर अंकित करता है जो शब्द, उसे कहा जाता है उदीची।
ठीक है। उदीची का मतलब उत्तर दिशा। इन्होंने इसमें किन किन भाषाओं को रखा है? सिंधी, लहंदा और पंजाबी को रखा है। अगला जो हमारा इनका वर्गीकरण है वो है प्रतीचि। प्रतीचि का मतलब क्या माना गया है? पश्चिम। पश्चिमी में कौन कौन रखा है इन्होंने? गुजराती और राजस्थानी को रखा है। तीसरा इनका है मध्य देशीय या मध्य। इसमें इन्होंने किसको रखा है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी। ठीक है, यह है डॉक्टर डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार है। ठीक है, ये डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा के अनुसार है। ठीक है, इसमें हिंदी के रूपों को मुख्य रूप से मध्य देशी माना है। हिंदी के जो मुख्य रूप है उन्हें क्या माना है? मध्य देशी माना है। अब पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी, जो मुख्य हिंदी, जो हमारी हिंदी के 5 भाषाएं हैं या उपक्षेत्र हैं, उनमें से मुख्य जो हमारा है पश्चिमी, पूर्वी और बिहारी, इनको इन्होंने क्या माना? मुख्य रूप से मध्य देशीय माना है। किसने? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। अगला जो इन्होंने बताया है वो बताया इन्होंने प्राच्य। प्राच्य का मतलब क्या बताया? पूर्व। अब पूर्व में इन्होंने किसकी क्यों रखा है? उड़िया, असमी, बंगाली। ठीक है, पूर्वी हिंदी चटर्जी के अनुसार। ठीक है, पूर्वी हिंदी किसके अनुसार ये बताया गया है? चटर्जी के, सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार ये बताया गया है। उसके बाद हमारा आता है दाक्षिणात्य। ठीक है, इसका मतलब है दक्षिण। इसमें किसको रखा गया? मराठी को रखा गया है। ठीक है, यह वर्गीकरण किसके अनुसार था? हमारा सुनीति कुमार चटर्जी और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार। ठीक है, जिन्होंने क्या किया है? भौगोलिक स्थिति और दिशाओं के आधार पर क्या किया? 5 मुख्य वर्गों में बांटा है हमारी भाषाओं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अन्य मत, हमारा एक अन्य आता है सुनीति कुमार चटर्जी का मत। इन्होंने केवल संबंध सूचक प्रसर्गों जैसे का, दा, सो, नो, पर के आधार पर वर्गीकरण। अब सुनीति कुमार चटर्जी क्या करते हैं? का के आधार पर अलग वर्गीकरण करते हैं। का के आधार पर कुछ भाषाओं को का में रख देंगे, कुछ भाषाओं को दा में रख देंगे, कुछ भाषाओं को से में रख देंगे, कुछ भाषाओं को ने पे रख, किस में एर में रख देंगे। ठीक है, इन शब्दों के, इन प्रसर्गों के आधार पर इन्होंने क्या किया है? भाषाओं का वर्गीकरण किया है। ठीक है, जिसे लेखक ने वास्तविक और ठोस वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं माना। जिसे जिसे हम किसकी बात कर रहे हैं? किस लेखक ने नहीं माना है? भोलानाथ तिवारी जी ने जिसे क्या नहीं माना है? ठोस और वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं माना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक शब्द आया संबंध सूचक प्रसर्ग। प्रसर्ग किसे कहते हैं? कारक चिन्ह जो हमारे होते हैं वही हमारे क्या होते हैं? प्रसर्ग होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक शब्द बोल रहा हूँ आगे बाद, राम की किताब। ठीक है, लेकिन यहाँ पर राम आ रहा है, किताब है। राम किताब तो हम समझ रहे हैं, लेकिन बीच में जो की आ रहा है वो क्या कर रहा है? इन दोनों शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। तो इन शब्दों को क्या कहा जाता है? संबंध सूचक प्रसर्ग। ठीक है, जिसे हम कारक चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। अंत में क्या लेखक क्या बोलते हैं? लेखक का मानना है कि भाषाओं में इतनी अधिक विविधता पाई जाती है कि उनका सतत या 100% उनका वर्गीकरण करना बहुत कठिन है। सही बात है, भाषाओं में इतनी विभिन्नता पाई जाती है कि उनका हम सटीक वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। फिर भी उत्पत्ति फिर भी इनकी उत्पत्ति या अपभ्रंश के आधार पर इन्हें समझना भाषा के इतिहास के अध्ययन के लिए अत्यंत उपयोगी है। लेकिन फिर भी क्या है? इनकी उत्पत्ति, जो अपभ्रंश हम पढ़ते हैं, इनको, इस अपभ्रंश को समझना क्या है? इतिहास के अध्ययन के लिए अत्यंत जरूरी है। ठीक है, ये कौन बोल रहे हैं? हमारे जो लेखक है भोलानाथ तिवारी इस बात को बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आज की जो हमारी कक्षा थी वो हमारे यहाँ पे आधुनिक भारतीय आर्य भाषा थी, वो यहाँ पे हमारा खत्म होता है। ठीक है, इसके आगे हम, इसकी अगली कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार होती है, उसका अर्थ। ठीक है, हिंदी नाम कहाँ से दिया गया। ठीक है, इस सब के इतिहास के बारे में हम अगली कक्षा में पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप कक्षा में जुड़े रहिए। आपको आगे कक्षा कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपका कोई डाउट अगर शेष रह जाता है तो उसको आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।